शक्ति कार्गो टर्मिनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय रेलवे ने अब तक 25 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किए हैं। दूसरा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए अगले 3 वर्षों में 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। इसका उत्तर है बी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। 15 दिसंबर 2021 को शुरू की गई गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के संदर्भ में प्रधानमंत्री की गति शक्ति और रेल मंत्रालय की नीति के अनुसरण में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को रेल संचालन के लिए विकसित किया जा रहा है और जिस पर अब नया अपडेट आया है। अब तक 15 जीसीटी यानी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू किए जा चुके हैं और जीसीटी के विकास के लिए लगभग 96 और स्थानों को अनंतिम रूप से पहचान की गई है। अगले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग की मांग और कार्गो यातायात की क्षमता के आधार पर जीसीटी के स्थान तय किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हाल ही में 12 अक्टूबर को किस पशु से जुड़ा वैश्विक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्लो लोरिस, बी स्लेंडर लोरिस, सी स्लोथ बियर या फिर डी संगाई डियर। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारत में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के भालुओं के संरक्षण के लिए 12 अक्टूबर को वर्ल्ड स्लोथ बियर डे मनाया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत आगरा से हुई। कीठम स्थित भालू संरक्षण केंद्र में पहला वर्ल्ड स्लोथ बियर डे मनाया गया। स्लॉथ भालू मुख्य रूप से भारत में पाई जाने वाली एक अनोखी प्रजाति है। इस प्रजाति के कुछ भालू नेपाल में और एक उप प्रजाति श्रीलंका में पाई जाती है, जिस कारण भारत इस प्रजाति के भालुओं का मुख्य गढ़ माना जाता है। वाइल्ड लाइफ SOS इंडिया पिछले 25 से अधिक वर्षों से स्लॉथ भालुओं के संरक्षण के प्रयासों में शामिल है। संस्था ने IUCN को प्रस्ताव दिया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में दुर्लभ प्रजाति के भालुओं के संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्ल्ड स्लोथ बियर डे घोषित किया जाए। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए IUCN SSC स्लॉथ बियर एक्सपर्ट टीम ने दुनिया भर में 12 अक्टूबर को वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे मनाने की घोषणा की है और इसे दुनिया भर का समर्थन भी मिला है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी कोलकाता या फिर डी भुवनेश्वर। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में खान मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के केंद्रीय मुख्यालय का पहला दौरा किया। GSI के महानिदेशक डॉक्टर S राजू ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खान मंत्रालय के सचिव का स्वागत किया और अपने स्वागत भाषण में GSI के महानिदेशक ने GSI की प्रमुख सक्रिय गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में बताया। तो यहाँ इसकी संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। UIDAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पास एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है, जिसमें UIDAI का मुख्यालय, इसके क्षेत्रीय कार्यालय, प्रौद्योगिकी केंद्र और जुड़े हुए भागीदार संपर्क केंद्र भी शामिल हैं। दूसरा, एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली UIDAI को एक सप्ताह के भीतर लगभग 92% CRM शिकायतों को हल करने में सक्षम बना रही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित सितंबर 2022 माह की रैंकिंग रिपोर्ट में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को जन शिकायतों के समाधान के लिए एक बार फिर सभी समूह अ के मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। यह सिलसिलेवार दूसरा महीना है जब UIDAI ने इस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। UIDAI ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होने वाली जन शिकायतों के समाधान में शानदार प्रदर्शन किया है और वह आधार रखने वाले लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पास एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है, जिसमें UIDAI का मुख्यालय, उसके क्षेत्रीय कार्यालय, प्रौद्योगिकी केंद्र और जुड़े हुए भागीदार संपर्क केंद्र भी शामिल हैं। एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली UIDAI को एक सप्ताह के भीतर लगभग 92% CRM शिकायतों को हल करने में सक्षम भी बना रही है। अब बात करते हैं पांचवें और अंतिम सवाल की। गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि यानी SDRF के तहत किस पूर्वोत्तर राज्य को अक्टूबर माह में वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं A मणिपुर, B अरुणाचल प्रदेश, C सिक्किम या फिर D नागालैंड। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। गृह मंत्रालय ने नागालैंड में 2022 के मॉनसून सीजन के दौरान बाढ़ और भूस्खलन के मद्देनजर राहत उपाय के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत केंद्र के हिस्से की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। 17.20 करोड़ रुपए की अग्रिम धनराशि 2022-23 के लिए है। इस वित्त वर्ष के दौरान केंद्र सरकार नागालैंड समेत 24 राज्यों को SDRF के तहत केंद्र के हिस्से की पहली किस्त के रूप में 8,764 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही जारी कर चुकी है। इसके अलावा कई राज्यों में भीषण बाढ़ और भूस्खलन को देखते हुए केंद्र के हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में 827.60 करोड़ रुपए 3 अन्य राज्यों को अग्रिम रूप से जारी कर दिए गए हैं। हाल ही में 2 फिंगर टेस्ट सुर्खियों में था। ये निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं A बलात्कार के मामले से संबंधित, B विस्फोटक सामग्री मौजूद होने का पता लगाने से संबंधित, C आंखों की दूरदृष्टि दोष की जांच करने से संबंधित, अथवा ऑप्शन D लीवर की बीमारी का पता लगाने से संबंधित। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A, यानी A में दिया गया कथन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में किए जाने वाले 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया। साथ ही कोर्ट ने इसे लेकर सख्त टिप्पणी भी की है। अदालत ने कहा कि रेप पीड़िता की जांच के लिए अपनाया जाने वाला ये तरीका अवैज्ञानिक है, जो पीड़िता को एक बार फिर से दोबारा प्रताड़ित करता है। यौन उत्पीड़न के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट कराने वाला कोई भी व्यक्ति कदाचार का दोषी माना जाएगा। आपको बता दें कि ये एक बेहद ही विवादास्पद टेस्ट है, जिसके तहत महिला के जननांग में उंगलियां डालकर अंदरूनी चोटों की जांच की जाती है। ये भी जांचा जाता है कि दुष्कर्म के शिकार महिला संभोग की आदी है या नहीं। अगर जननांग में आसानी से दोनों उंगलियां चली जाती हैं तो महिला को यौन रूप से सक्रिय माना जाता है। इसी परीक्षण में महिला के कौमार्य या कौमार्य का न होना भी पता लगाया जाता है, यानी इससे महिला की वर्जिनिटी भी टेस्ट की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में RBI द्वारा जारी डिजिटल रुपए के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट, अभी मौजूदा वक्त में यानी वर्तमान में इसका इस्तेमाल केवल सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में द्वितीयक बाजार लेन देन निपटाने के लिए किया जाएगा, सेकेंडरी मार्केट में। दूसरा, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई ये डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी। आपके ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, अथवा D ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, यानी प्रश्न में दिए गए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट हैं। व्याख्या देख लेते हैं। RBI ने बीते 1 नवंबर को डिजिटल रुपए यानी थोक खंड का पहला पायलट परीक्षण शुरू किया। टेस्टिंग के दौरान यह डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन निपटाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। RBI को आशा है कि रुपया अंतर बैंक बाजार को और कार्यकुशल बनाएगा और इससे लेन देन लागत में कमी आएगी। इस पायलट परियोजना के नतीजों के आधार पर अन्य थोक लेन देन और सीमा पार भुगतान की प्रणाली तैयार की जाएगी। गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई ये डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य के स्थापना दिवस को पिरावी दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं A कर्नाटक, B केरल, C तमिलनाडु, अथवा D आंध्र प्रदेश।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केरल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बीते 1 नवंबर को केरल ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया यानी 66th। इसे केरल पिरावी दिवस भी कहा जाता है। बता दें कि केरल का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इस दिन को केरल में केरला पिरवी के रूप में भी मनाते हैं। कुछ क्षेत्रों में इसे मलयालम दिवस के नाम से भी जाना जाता है। गौरतलब है कि 1 नवंबर को भारत के 7 राज्य छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी इस दिन अपना मुक्ति दिवस मनाता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये बांग्लादेश से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट, इस साल यह पुरस्कार अमेरिका के पूर्व सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत दिया गया। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में ढाका में अमेरिका के पूर्व सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री कैनेडी ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये सम्मान उनके पुत्र एडवर्ड एम टेड कैनेडी जूनियर ने ग्रहण किया। गौरतलब है कि एडवर्ड कैनेडी ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिका सरकार की भूमिका के बावजूद निर्दोष बंगाली लोगों के नरसंहार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करने की अमेरिकी सरकार की नीति का भी विरोध किया था। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लुइस इनासियो लूला डिसिल्वा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए साउथ अफ्रीका, बी बोलीविया, सी अर्जेंटीना अथवा ऑप्शन डी ब्राजील। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी ब्राजील। व्याख्या देख लेते हैं। ब्राजील में वामपंथी विचारधारा के लुइस इनासियो लूला डिसिल्वा वहां के राष्ट्रपति यानी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। वहां दक्षिणपंथी विचारधारा के मौजूदा राष्ट्रपति बोल्सोनारो चुनाव हार गए हैं। ब्राजील में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव में हार गया। आपको बता दें कि लूला भ्रष्टाचार के आरोप में 18 महीने से जेल में बंद थे, लेकिन बाद में वे आरोप बेबुनियाद निकले और उन्हें रिहा कर दिया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत हुई थी। दूसरा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मार्च 2009 में विधिवत गठित हुआ था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। दोनों ही कथन सत्य हैं। हाल ही में सीसीआई चर्चा में रहा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वर्वेटा होल्डिंग्स द्वारा यस बैंक में 10% तक की इक्विटी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है। वर्वेटा होल्डिंग्स लिमिटेड एक निवेश होल्डिंग कंपनी है। वर्तमान में इसका भारत में कोई संचालन नहीं है। यस बैंक लिमिटेड एक बैंकिंग कंपनी है जो बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने से जुड़ी है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने कुल प्रदत्त शेयर पूंजी के 10% तक की इक्विटी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजन और अधिग्रहणकर्ता द्वारा लक्ष्य के मतदान अधिकारों को भी स्वीकृति दे दी है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण G20 बैठक के दौरान 16 से 18 फरवरी 2023 को कहां किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी नई दिल्ली, सी महाराष्ट्र या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण G20 बैठक के दौरान 16 से 18 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मसालों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन, गुणवत्ता और सुरक्षा, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर विचार विमर्शों का आयोजन किया जाएगा। WSC 2023 की थीम विजन 2030 स्पाइसेस,
स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेषण, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगी। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। मसाला बोर्ड इंडिया द्वारा आयोजित यह द्विवार्षिक कार्यक्रम इस क्षेत्र की समस्याओं और संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए वैश्विक मसाला उद्योग को एक साथ लाने वाला प्रमुख प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। डेफ एक्सपो 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, डेफ एक्सपो 2022 के मौके पर भारत अफ्रीका रक्षा संवाद दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया। दूसरा, डेफ एक्सपो 2022 के साथ आयोजित भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता के दौरान MPIDSA में भारत अफ्रीका सुरक्षा फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। डेफ एक्सपो 2022 के मौके पर भारत अफ्रीका रक्षा संवाद दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया। IADD के दूसरे संस्करण के परिणामी दस्तावेज के रूप में पारित गांधीनगर घोषणा यानी गांधीनगर डिक्लेरेशन ने भारत अफ्रीका रक्षा और सुरक्षा साझेदारी के नए क्षेत्रों की रूपरेखा तय की है। IADD के दौरान गांधीनगर घोषणा के नए प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत अफ्रीका सुरक्षा फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसे मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान यानी MPIDSA के महानिदेशक को सौंपकर इसका ब्रोशर जारी किया गया। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। निम्नलिखित में से किस तापीय ऊर्जा संयंत्र के वित्त पोषण के लिए REC और PFC ने STPL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ए गोड्डा तापीय ऊर्जा संयंत्र, बी सिंगरेनी तापीय ऊर्जा संयंत्र, सी बक्सर तापीय ऊर्जा संयंत्र, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान यानी CPSE, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC लिमिटेड और ऊर्जा वित्त निगम लिमिटेड यानी PFC ने कोयला आधारित बक्सर तापीय ऊर्जा संयंत्र यानी BTPP में 660 मेगावाट की 2 इकाइयों के वित्त पोषण के लिए सतलज जल विद्युत निगम यानी SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर PFC के मुख्य प्रबंध निदेशक RS ढिल्लो, सतलज जल विद्युत निगम के मुख्य प्रबंध निदेशक NL शर्मा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के निदेशक वित्त अजय चौधरी और इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के निदेशक तकनीकी VK सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। हाल ही में सुर्खियों में रहे डर्टी बम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन बताना है। आपके ऑप्शंस हैं। ए, डर्टी बम एक पारंपरिक विस्फोटक उपकरण है जिसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। बी, तकनीकी रूप से इसे रेडियोलॉजिकल तत्वों के फैलाने वाले उपकरणों के रूप में जाना जाता है। सी, इस बम में क्षण भर के अंदर पूरा का पूरा शहर मौत की नींद सुला देने की क्षमता है, यानी इसके संपर्क में आने से ही व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है। अथवा ऑप्शन डी, हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया था कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सी में दिया गया कथन गलत है, इनकरेक्ट है। व्याख्या देख लेते हैं। डर्टी बम एक पारंपरिक विस्फोटक उपकरण है जिसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। तकनीकी रूप से इसे रेडियोलॉजिकल तत्वों के फैलाने वाले उपकरणों के रूप में जाना जाता है। डर्टी बम परमाणु उपकरण की तुलना में बहुत आसान और सस्ते होते हैं और कम खतरनाक भी। परमाणु हथियारों की तरह ये भयानक परमाणु विस्फोट तो नहीं करता, लेकिन ये विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी जैविक या रासायनिक कचरे को फैलाता है। इसका तत्काल स्वास्थ्य प्रभाव ज़्यादा बुरा नहीं होता है क्योंकि समय रहते लोगों को विस्फोट वाले इलाके से निकाल लिया जाता है, लेकिन शहरी इलाकों को खाली कराने में किसी भी देश को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दूर तक फैले रेडियोधर्मी धूल और धुएं में सांस लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, यानी ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसानदायक होता है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया था कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी जांच की जा रही है IAEA द्वारा।
बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अफ्रीकी क्षेत्र के लिए सबसे बड़े रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है? योर ऑप्शंस आर ए भारत यानी इंडिया, बी चाइना चीन, सी रसिया रूस, अथवा ऑप्शन डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है, भारत है ये। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 1 नवंबर को इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा जोहान्सबर्ग में CII एक्जिम बैंक रीजनल कॉन्क्लेव ऑन इंडिया सदर्न अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में री इन्विगोरेटिंग इंडियाज इकोनॉमिक एंगेजमेंट विथ सदर्न अफ्रीका शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत अफ्रीका के लिए शीर्ष रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है। ये भविष्य में अफ्रीका महाद्वीप की समुद्री एरोस्पेस और रक्षा जरूरतों को पूरा कर सकता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस संवैधानिक संस्था की स्थापना के संथानम समिति के सिफारिशों के आधार पर की गई थी। दूसरा, ये गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी प्रश्न में दिए गए दोनों कथन गलत हैं। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मना रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है। ये केंद्रीय सरकारी संगठनों में अलग अलग प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, उनके निष्पादन, समीक्षा और सुधार करने के संबंध में सलाह देता है। साल 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा CBC की स्थापना की गई थी। ये संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के प्रावधानों के मुताबिक काम करती है। इस तरह ये एक सांविधिक संस्था हुई, न कि संवैधानिक, जैसा कि पहले कथन में कहा गया है। ये एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति जिम्मेदार है। ये अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपती है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में इंडिया केम 2022 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, अथवा ऑप्शन डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी नई दिल्ली। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 2 नवंबर को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने इंडिया केम 2022 के 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। इंडिया केम 2022 की थीम विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया है। ये पेट्रोकेमिकल्स, फिक्की और भारत सरकार के रसायन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इंडिया केम 2022 रसायन और उर्वरक क्षेत्र में सतत विकास के लिए सरकार की नीतियों का प्रदर्शन और बातचीत का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में 15वां शहरी गतिशील भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए कोच्चि, बी रुड़की, सी नई दिल्ली, अथवा ऑप्शन डी भुवनेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी कोच्चि। व्याख्या देख लेते हैं। केरल के कोच्चि में 4 नवंबर से 15वां शहरी गतिशील भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी शुरू हुई। 3 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता, मेट्रो रेल कंपनियों के प्रबंध निदेशक, परिवहन उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भाग लिया। सम्मेलन का विषय है आज़ादी @75 सतत आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता। कलकत्ता टकसाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कलकत्ता टकसाल की स्थापना 1757 में हुई थी। दूसरा, यह भारत की सबसे प्राचीन टकसाल है यानी मिंट है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी यानी दोनों ही कथन सत्य हैं।
भारत सरकार टकसाल कोलकाता ने हाल ही में T20 विश्व कप की थीम पर वजन 40 ग्राम, व्यास 44 मीटर, शुद्धता 999 सिल्वर के साथ उक्त इकाई में ही डिजाइन किया गया रजत स्मृति चिन्ह सिक्का लॉन्च किया। भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की एक इकाई है जिसमें भारतीय मुद्रा के सिक्कों का निर्माण होता है। इसे कलकत्ता टकसाल भी कहा जाता है। 1952 में बंद होकर वर्तमान में यह अलीपुर टकसाल के नाम से जानी जाती है। कलकत्ता टकसाल की स्थापना 1757 में हुई थी और यह भारत की सबसे प्राचीन टकसाल है। सिक्कों के अतिरिक्त भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र जैसे पदकों का निर्माण भी इसी टकसाल में होता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। निक्षय मित्र पहल किस रोग से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए ट्यूबरकुलोसिस से, बी डायबिटीज से, सी कोरोना वायरस से, डी मंकी फीवर से। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत से टीबी उन्मूलन का एक बार फिर आह्वान किया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सामुदायिक जुड़ाव पर विशेष जोर दिया जा रहा है। व्यक्तियों और संगठनों को पोषण और नैदानिक सहायता यानी डायग्नोस्टिक हेल्प के लिए रोगियों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बारे में कैबिनेट सचिव ने 7 अक्टूबर 2022 को सभी सचिवों को पत्र लिखा था। उन्होंने इसमें निक्षय मित्र पहल के तहत टीबी रोगियों को गोद लेने यानी एडॉप्ट करने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया है। इस पहल में कैबिनेट सचिव सहित कैबिनेट सचिवालय के सभी अधिकारी शामिल हुए हैं। कैबिनेट सचिव ने झारखंड के जामताड़ा स्थित टीबी क्लिनिक में अपना उपचार करा रहे सभी 15 टीबी रोगियों को गोद लिया है, जहां 1984 में उनकी पहली तैनाती हुई थी। अब तक कैबिनेट सचिवालय के अधिकारियों ने कुल 54 टीबी रोगियों को गोद लिया है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। हाल ही में संपूर्णानंद टेलीस्कोप यानी ST सुर्खियों में था। इससे जुड़ा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने नैनीताल के पास स्थित एक विश्व स्तरीय वेधशाला में स्थापित 104 सेंटीमीटर की दूरबीन संपूर्णानंद टेलीस्कोप के सफल संचालन के 50 वर्ष के पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यशाला में भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। मनोरा चोटी पर इस दूरबीन की स्थापना वर्ष 1972 में तब हुई थी जब आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस को उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला के रूप में जाना जाता था। इसका व्यापक रूप से उपयोग धूमकेतुओं के प्रकाशिक अवलोकन, ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों यानी एस्टेरॉइड्स द्वारा तारकीय प्रक्षादन यानी ऑकल्टेशन, तारा निर्मित करने वाले क्षेत्रों और तारक संकुल यानी स्टार क्लस्टर्स, क्षणिक परिवर्तनीय सितारे यानी ट्रांसिएंट वेरिएबल स्टार्स, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक यानी एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस इत्यादि के लिए किया गया है। इस टेलीस्कोप द्वारा किए गए कुछ सफल विज्ञान परिणामों में शनि यानी सैटर्न के चारों ओर नए वलय यानी रिंग्स और यूरेनस के वलयों की खोज शामिल है। संपूर्णानंद टेलीस्कोप के उपकरणों और विज्ञान क्षमताओं ने ARIES द्वारा देवस्थल में 3.6 मीटर डॉट और 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जैसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। सिवोक रंगपो रेल परियोजना भारत के किस राज्य में चलाई जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी नागालैंड या फिर डी मिजोरम। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। रेल मंत्रालय इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार पर काफी अधिक बल दे रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र को 8 राज्यों यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम से मिलकर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। उत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों में से रेल नेटवर्क संपर्क अब 7 राज्यों में उपलब्ध है। सिक्किम के लिए नई रेल लाइन परियोजना शिवोक रंगपो जो कि 44 किलोमीटर की है को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना का शिलान्यास केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा शिवोक पश्चिम बंगाल में 30 अक्टूबर 2009 को और उसी दिन भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा रंगपो यानी सिक्किम में किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला,
ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। दूसरा, इन्होंने स्वराज दल की स्थापना का पुरजोर विरोध किया था। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन एक सत्य है। व्याख्या देख लेते हैं। चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। ये एक सुप्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता थे। इन्होंने कई बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमे भी लड़े थे। साल 1922 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। अध्यक्ष की हैसियत से चित्तरंजन दास ने सरकार के विरुद्ध विधानसभाओं में संघर्ष करने और निर्वाचन में भाग लेने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने चित्तरंजन दास के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप चित्तरंजन दास कांग्रेस से अलग हो गए और पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज दल की स्थापना की। स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता था। भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए वे कांग्रेस का विरोध तक करने को तैयार थे। दिनांक 16 जून 1925 को इस कर्मठ नेता का देहांत हो गया था। बंगाल ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र उन्हें देश बंधु के नाम से पुकारता था। बीते 5 नवंबर को उनकी जयंती थी, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी सेकंड क्वेश्चन की ओर। प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। दूसरा, इस दिवस को मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीबल सिंघवी कमेटी की देन है। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। ये सम्मेलन अगले साल 8 से 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के संसद सदस्य जनेटा मैस्करेनहास अगले वर्ष 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि होंगी। बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन साल 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। इस दिवस को मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीबल सिंघवी कमेटी की देन है। यह हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है ताकि विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय और भारत सरकार के साथ उनकी भागीदारी को मजबूत किया जा सके और प्रवासी भारतीयों को उनकी जड़ों से उन्हें दोबारा जोड़ा जा सके। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है प्रवासी भारतीय, अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय साझेदार भारतवंशी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 8 नवंबर, बी 7 नवंबर, सी 6 नवंबर अथवा डी 5 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी 7 नवंबर। व्याख्या देख लेते हैं। पिछले 8 सालों में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कैंसर का निदान, समय रहते पहचान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालना और जागरूकता बढ़ाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर विश्व के सबसे अधिक जानलेवा रोगों में से एक है। भारत में हर साल कैंसर के लगभग 11 लाख नए रोगियों की पहचान होती है। गौरतलब है कि इसी दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का भी जन्मदिन है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में उमियम झील सुर्खियों में था। ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी मेघालय, सी सिक्किम अथवा डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये मेघालय में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजधानी शिलांग से उत्तर दिशा में लगभग 15 किलोमीटर दूर पहाड़ों में स्थित एक जलाशय है जिसका नाम है उमियम झील। इसे आमतौर पर बारापानी झील भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1960 के दशक के शुरुआत में उमियम नदी को बांधकर किया गया था। ये एक मानव निर्मित झील है जो अमेरिकी समोआ सैन मरीनो या बरमूडा की झील से भी बड़ी है। दरअसल हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम और मेघालय
भारतीय सेना के साथ मिलकर उमियम झील को वाटर स्पोर्ट्स के लिए विश्व स्तरीय स्थल में बदलने के लिए काम करेंगे। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के फायदों की बात करें तो इसके खुलने से क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में योटा D1 सुर्खियों में था, ये निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए, विस्फोटक सामग्री का पता लगाने वाला यंत्र है ये, बी, आंखों की दूरदृष्टि दोष की जांच करने वाला यंत्र है, सी, ये चीन का एक अंतरिक्ष मिशन है, अथवा डी, ये भारत में स्थित एक डेटा सेंटर का नाम है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में भारत के दूसरे और उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन किया। योटा D1 वर्तमान में ग्रेटर नोएडा डेटा सेंटर पार्क में बनाए जा रहे 6 डेटा सेंटर भवनों में से पहला है। गौरतलब है कि ये डेटा सेंटर भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों के करीब स्थित है। ये क्षेत्र की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए गति को बढ़ाने का काम करेगा। बता दें कि 20 एकड़ में फैला योटा ग्रेटर नोएडा डाटा सेंटर पार्क इस क्षेत्र का पहला डाटा पार्क है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने गठित किया है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए, उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने से, बी, पर्यावरण प्रदूषण को चरणबद्ध स्तर पर खत्म करने से, सी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बेहतर कार्यप्रणाली से, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने IIT कानपुर के शासक मंडल के चेयरमैन और IIT परिषद की स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति के कार्यादेशों यानी मैंडेट में मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रियाओं को सशक्त बनाना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी नेशनल एक्रीडिएशन जो काउंसिल है, उसके लिए एक रोड मैप तैयार करना शामिल है। समिति के अन्य सदस्यों की बात करें कौन कौन इसमें शामिल हैं, तो प्रोफेसर मृदुल हजारिका कुलपति, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय असम, प्रोफेसर भरत भास्कर प्रोफेसर IIM जो हैं लखनऊ, और संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। तो अगर इसके बारे में बात करें कि मेंस में इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इस फैक्ट का, तो हमें यह देखना होगा कि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए देश में कई प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। कई प्रकार की कमिटीज़ और कमीशंस बनाए जाते हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मेंस में हम इसको कोट करें और बताएं कि शैक्षणिक जो संस्थान हैं, खासकर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसमें जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, अगर उसमें डिफेक्ट्स वगैरह हैं तो उसे दूर करने के लिए ऐसी कमिटीज़ बनाई जाएं जो एक पॉजिटिव आउटकम वाले रिकमेंडेशन दे सकें, तो ये काफ़ी कारगर साबित होगा। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारत और किर्गिस्तान द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत मार्च 1992 में किर्गिज गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने वाले पहले राष्ट्रों में से एक है। दूसरा, दोनों देश आपस में स्ट्रैटेजिक पार्टनर यानी रणनीतिक साझेदार हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत किर्गिज गणराज्य अंतर सरकारी आयोग यानी इंटर गवर्नमेंटल कमीशन के 10वें सत्र का आयोजन किया गया। बैठक में भारत ने कहा कि भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं यानी फ्रेंडली रिलेशंस हैं। भारत मार्च 1992 में किर्गिज गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले राष्ट्रों में से एक है और 2022 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी पूरी हुई है और इसको चिन्हित करते हुए कहा गया है कि इसने दोनों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती दी है।
जून 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किर्गिज गणराज्य की यात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों में रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ोतरी की है। यानी दोनों के बीच जो संबंध है वो अब रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक पहुंचा दिया गया है। दोनों पक्षों ने व्यापार और अर्थव्यवस्था, विकास साझेदारी, निवेश, डिजिटलीकरण, बौद्धिक संपदा, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्यूटिकल, कपड़ा, शिक्षा, पर्यावरण, मानकीकरण और मेट्रोलॉजी, बैंकिंग, परिवहन, श्रम, खनन और बिजली क्षेत्र में आपसी सहयोग को और आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के निर्यातकों और आयातकों के बीच संपर्क बढ़ाने और व्यापार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने पर सहमति भी व्यक्त की है। भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किया गया है। तो अगर हम मेंस के दृष्टिकोण से इसे देखें तो भारत और सेंट्रल एशिया का जो रिलेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सेंट्रल एशिया को भारत अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड के रूप में देखता है। सेंट्रल एशिया भारत के यूरेनियम जो आवश्यकताएं हैं, नेचुरल गैस की जो आवश्यकताएं हैं, उसे पूरा करता है। इस दृष्टिकोण से अगर किसी भी सेंट्रल एशियन कंट्री जैसे किर्गिस्तान है, इसके साथ अगर हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं तो भारत और सेंट्रल एशिया के बीच के संबंधों में मजबूती आएगी और साथ ही चीन का जो बढ़ रहा है प्रभाव सेंट्रल एशिया में, खासकर इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, तो वो उसमें कमी लाने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 7 से 9 नवंबर 2022 तक आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में सहभागिता की है। यह किस देश में आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्पेन, बी ग्रीस, सी इटली या फिर डी ब्रिटेन। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 7 से 9 नवंबर 2022 तक लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में सहभागिता कर रहा है, जो कि सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है। इस वर्ष की प्रदर्शनी की थीम द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ है। लगभग 2 वर्षों के अंतराल के बाद देश के पर्यटन क्षेत्र को विदेशी पर्यटकों के लिए फिर से खोलने के साथ इस वर्ष भारत की भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के बाद देश अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए तैयार है। भारत पर्यटन के लिए पसंदीदा गंतव्य है, यानी फेवरेट डेस्टिनेशन है और इस रूप में खुद को स्थापित करने के लिए WTM 2022 में हिस्सा ले रहा है। वर्ष 2019 के दौरान भारत की GDP में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का योगदान कुल अर्थव्यवस्था का 5.19% था। वर्ष 2019 में भारतीय पर्यटन क्षेत्र 79.86 मिलियन रोजगारों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों के लिए ही उत्तरदायी रहा। केंद्र और राज्य सरकारों के निरंतर प्रयासों से पर्यटन उद्योग को धीरे धीरे कोविड-19 के झटके से महामारी पूर्व स्तर तक आने में मदद मिली है। तो यहाँ अगर हम मेंस की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में जो योगदान है उसे और बढ़ाने के लिए किस तरीके से महामारियों का जो प्रकोप है उसको कम किया जा सकता है, या किस तरीके से जो ग्लोबल ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जो एग्जीबिशन हैं, ऐसे किन किन चीज़ों का आयोजन किया जा सकता है जिससे कुछ बेहतर परिणाम मिले, इसको हम अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें सवाल यानी अंतिम सवाल की। अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी कोच्चि या फिर डी हैदराबाद। इसका उत्तर है सी यानी कोच्चि। अब देखते हैं व्याख्या। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के मुख्यमंत्री ने 4 नवंबर 2022 को कोच्चि में संयुक्त रूप से 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा केरल सरकार के सहयोग से केरल के कोच्चि स्थित होटल ग्रैंड हयात में 4 से 6 नवंबर 2022 तक इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता, मेट्रो रेल कंपनियों के प्रबंध निदेशक, परिवहन उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, पेशेवर, शिक्षाविदों ने भाग लिया। अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी के इस 15वें आयोजन की मेजबानी के लिए कोच्चि उपयुक्त स्थान है, क्योंकि इसने शहरी क्षेत्रों में निर्बाध सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए खुद को एक अनुकरणीय शहर के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अब अगर हम मेंस के सवाल की यहाँ बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो स्ट्रैटेजी है अर्बन एरियाज में, उसे अनइंटरप्टेड तरीके से कैसे चलाया जा सकता है, और केरल ने जिस तरीके से एक रोल मॉडल के रूप में काम किया है, ऐसे मॉडल को कैसे देश के अन्य राज्यों में रेप्लिकेट किया जा सकता है, और अर्बन मोबिलिटी को कैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के हिसाब से देखते हुए बेहतर दिशा दी जा सकती है, उसके बारे में आप मेंस में लिख सकते हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान के स्थायी उत्तर पूर्वी परिसर का उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए इम्फाल, बी आइजोल, सी कोहिमा या फिर डी अगरतला। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिजोरम की अपनी यात्रा के दौरान आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान के स्थायी उत्तर पूर्वी परिसर का उद्घाटन किया। कैंपस लघु अवधि के मीडिया और संचार पाठ्यक्रमों के अलावा अंग्रेजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाएगा। भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC देश में पत्रकारिता का एक प्रतिष्ठित संस्थान है और यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है यानी ऑटोनमस बॉडी है। इसका मुख्य परिसर नई दिल्ली में है। IIMC के उड़ीसा में ढेंकनाल, मिजोरम में आइजोल, जम्मू कश्मीर में जम्मू, केरल में कोट्टायम और महाराष्ट्र में अमरावती में 5 क्षेत्रीय परिसर हैं। क्षेत्रीय परिसरों की स्थापना विभिन्न क्षेत्रों की मांगों और देश भर में मीडिया की शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। तो ये जो सवाल बनाया गया है, अगर हम इसमें मेंस के दृष्टिकोण से अगर पॉइंट निकालना चाहें तो पूर्वोत्तर भारत के विकास से जुड़े जो सवाल हैं या पूर्वोत्तर भारत में जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के रूप में जिस तरीके का ये शैक्षणिक विकास कार्यक्रम किया गया है उसको कोट किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने गठित किया है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने से, बी पर्यावरण प्रदूषण को चरणबद्ध स्तर पर खत्म करने से, सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बेहतर कार्यप्रणाली से, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने IIT कानपुर के शासक मंडल के चेयरमैन और IIT परिषद की स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति के कार्यादेशों यानी मैंडेट में मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रियाओं को सशक्त बनाना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी नेशनल एक्रीडिएशन जो काउंसिल है, उसके लिए एक रोड मैप तैयार करना शामिल है। समिति के अन्य सदस्यों की बात करें कौन कौन इसमें शामिल हैं, तो प्रोफेसर मृदुल हजारिका कुलपति, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय असम, प्रोफेसर भरत भास्कर, प्रोफेसर IIM जो हैं लखनऊ, और संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। तो अगर इसके बारे में बात करें कि मेंस में इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इस फैक्ट का, तो हमें यह देखना होगा कि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए देश में कई प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। कई प्रकार की कमिटीज़ और कमीशंस बनाए जाते हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन अगर मेंस में हम इसको कोट करें और बताएं कि शैक्षणिक जो संस्थान हैं, खासकर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसमें जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, अगर उसमें डिफेक्ट्स वगैरह हैं तो उसे दूर करने के लिए ऐसी कमिटीज़ बनाई जाएं जो एक पॉजिटिव आउटकम वाले रिकमेंडेशन दे सकें, तो ये काफ़ी कारगर साबित होगा। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारत और किर्गिस्तान द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत मार्च 1992 में किर्गिज गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने वाले पहले राष्ट्रों में से एक है। दूसरा,
दोनों देश आपस में स्ट्रैटेजिक पार्टनर यानी रणनीतिक साझेदार हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत किर्गिज गणराज्य अंतर सरकारी आयोग यानी इंटर गवर्नमेंटल कमीशन के 10वें सत्र का आयोजन किया गया। बैठक में भारत ने कहा कि भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, यानी फ्रेंडली रिलेशंस हैं। भारत मार्च 1992 में किर्गिज गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले राष्ट्रों में से एक है और 2022 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी पूरी हुई है और इसको चिन्हित करते हुए कहा गया है कि इसने दोनों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती दी है। जून 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किर्गिज गणराज्य की यात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों में रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ोतरी की है, यानी दोनों के बीच जो संबंध है वो अब रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक पहुंचा दिया गया है। दोनों पक्षों ने व्यापार और अर्थव्यवस्था, विकास साझेदारी, निवेश, डिजिटलीकरण, बौद्धिक संपदा, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्यूटिकल, कपड़ा, शिक्षा, पर्यावरण, मानकीकरण और मेट्रोलॉजी, बैंकिंग, परिवहन, श्रम, खनन और बिजली क्षेत्र में आपसी सहयोग को और आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के निर्यातकों और आयातकों के बीच संपर्क बढ़ाने और व्यापार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने पर सहमति भी व्यक्त की है। भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किया गया है। तो अगर हम मेंस के दृष्टिकोण से इसे देखें तो भारत और सेंट्रल एशिया का जो रिलेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सेंट्रल एशिया को भारत अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड के रूप में देखता है। सेंट्रल एशिया भारत के यूरेनियम जो आवश्यकताएं हैं, नेचुरल गैस की जो आवश्यकताएं हैं, उसे पूरा करता है। इस दृष्टिकोण से अगर किसी भी सेंट्रल एशियन कंट्री जैसे किर्गिस्तान है, इसके साथ अगर हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं तो भारत और सेंट्रल एशिया के बीच के संबंधों में मजबूती आएगी और साथ ही चीन का जो बढ़ रहा है प्रभाव सेंट्रल एशिया में, खासकर इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, तो वो उसमें कमी लाने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 7 से 9 नवंबर 2022 तक आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में सहभागिता की है। यह किस देश में आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्पेन, बी ग्रीस, सी इटली या फिर डी ब्रिटेन। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 7 से 9 नवंबर 2022 तक लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में सहभागिता कर रहा है, जो कि सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है। इस वर्ष की प्रदर्शनी की थीम द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ है। लगभग 2 वर्षों के अंतराल के बाद देश के पर्यटन क्षेत्र को विदेशी पर्यटकों के लिए फिर से खोलने के साथ इस वर्ष भारत की भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के बाद देश अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए तैयार है। भारत पर्यटन के लिए पसंदीदा गंतव्य है, यानी फेवरेट डेस्टिनेशन है और इस रूप में खुद को स्थापित करने के लिए WTM 2022 में हिस्सा ले रहा है। वर्ष 2019 के दौरान भारत की GDP में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का योगदान कुल अर्थव्यवस्था का 5.19% था। वर्ष 2019 में भारतीय पर्यटन क्षेत्र 79.86 मिलियन रोजगारों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों के लिए ही उत्तरदायी रहा। केंद्र और राज्य सरकारों के निरंतर प्रयासों से पर्यटन उद्योग को धीरे धीरे कोविड-19 के झटके से महामारी पूर्व स्तर तक आने में मदद मिली है। तो यहाँ अगर हम मेंस की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में जो योगदान है उसे और बढ़ाने के लिए किस तरीके से महामारियों का जो प्रकोप है उसको कम किया जा सकता है, या किस तरीके से जो ग्लोबल ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जो एग्जीबिशन हैं, ऐसे किन किन चीज़ों का आयोजन किया जा सकता है जिससे कुछ बेहतर परिणाम मिले, इसको हम अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें सवाल यानी अंतिम सवाल की। अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी कोच्चि या फिर डी हैदराबाद।
इसका उत्तर है सी यानी कोच्चि। अब देखते हैं व्याख्या। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के मुख्यमंत्री ने 4 नवंबर 2022 को कोच्चि में संयुक्त रूप से 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा केरल सरकार के सहयोग से केरल के कोच्चि स्थित होटल ग्रैंड हयात में 4 से 6 नवंबर 2022 तक इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता, मेट्रो रेल कंपनियों के प्रबंध निदेशक, परिवहन उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, पेशेवर, शिक्षाविदों ने भाग लिया। अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी के इस 15वें आयोजन की मेजबानी के लिए कोच्चि उपयुक्त स्थान है, क्योंकि इसने शहरी क्षेत्रों में निर्बाध सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए खुद को एक अनुकरणीय शहर के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अब अगर हम मेंस के सवाल की यहाँ बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो स्ट्रैटेजी है अर्बन एरियाज़ में, उसे अनइंटरप्टेड तरीके से कैसे चलाया जा सकता है, और केरल ने जिस तरीके से एक रोल मॉडल के रूप में काम किया है, ऐसे मॉडल को कैसे देश के अन्य राज्यों में रेप्लिकेट किया जा सकता है, और अर्बन मोबिलिटी को कैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के हिसाब से देखते हुए बेहतर दिशा दी जा सकती है, उसके बारे में आप मेंस में लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सत्य है? पहला, 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन 14 नवंबर से 27 नवंबर तक हैदराबाद में किया जाएगा। और दूसरा, इस वर्ष के मेले की थीम या विषय वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि केवल दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल नवंबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जाता है। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एक बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर प्रदर्शनी है। इसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से 27 नवंबर तक किया जाएगा। इस वर्ष के मेले की थीम या विषय वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है, जिसका मतलब स्थानीय व्यवसाय को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करना है। देश के 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें भाग ले रहे हैं। व्यापार मेले का पार्टनर स्टेट बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र है। इसी तरह से फोकस स्टेट यूपी और केरल है। इन राज्यों के लोकगीत और नृत्य पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में निर्माता, आपूर्तिकर्ता, वितरक, थोक व्यापारी और उत्पादों व सेवाओं के आयातक, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, विदेशी कंपनियां और सरकार एजेंसियां आदि भाग लेने के पात्र हैं। चौथा प्रश्न है, विल्हेम कोनार्ड रॉन्जन ने निम्नलिखित में से किस चीज की खोज की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए एक्सरे, बी सीटी स्कैन, सी एमआरआई या फिर डी ईसीजी। सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि एक्सरे। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक विल्हेम कोनार्ड रॉन्जन ने एक्सरे की खोज की थी। रॉन्जन एक दिन कांच की नली के दोनों छोरों को तारों से जोड़ रहे थे। इसी दौरान नली को काले कपड़े से लपेटने के बावजूद मेज पर हरे रंग की तरंगें झिलमिला रही थी। इस घटना का प्रायोगिक शोध करने के बाद रॉन्जन ने इन्हें एक्स रेज यानी कि अज्ञात किरणें नाम दिया। जर्मनी में इन्हें वैज्ञानिक के सम्मान में रॉन्जन किरणें ही कहा जाता है। इसे चिकित्सा इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। 1901 में रॉन्जन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने इस पुरस्कार के साथ मिली सारी धनराशि अपनी यूनिवर्सिटी को दान कर दी थी। बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शंस है ए 1963, बी 1969, सी 1973 या डी 1979। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1973। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने बीते 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को
वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना साल 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को मान्यता देने के रूप में की गई थी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। दूसरा, अल हिलाल पत्रिका की शुरुआत। तीसरा, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। इनमें से कौन कौन सी घटनाएं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी केवल 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी तीनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 11 नवंबर को स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती होती है। इसके उपलक्ष्य में इस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद थे। ये विभाजन के धुर विरोधी थे और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। साल 1912 में इन्होंने उर्दू में अल हिलाल नामक एक पत्रिका, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी, इसकी शुरुआत की थी। इन्हें साल 1992 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सूफी संत हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किस सिलसिले से संबंधित संत थे? आपके विकल्प हैं ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादरी रियास अथवा ऑप्शन डी नक्शबंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे ये निजामुद्दीन औलिया साहब। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महबूब इलाही के नाम से दुनिया भर में मशहूर सूफी संत हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का 719वां सालाना उर्स 12 नवंबर से 16 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसके मद्देनज़र दक्षिणी दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह प्रांगण में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आपको बता दें कि सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक उदारवादी सुधार आंदोलन था, जिसकी उत्पत्ति फारस में हुई थी। सूफीवाद भारत में 10वीं 11वीं शताब्दी में आया और 12वीं शताब्दी में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 12वीं शताब्दी तक सूफियों को 12 सिलसिलों में संगठित किया गया था। सिलसिला आमतौर पर एक प्रमुख फकीर के अगुवाई में होता था, जो अपने शिष्यों के साथ खानकाह या धर्मशाला में रहता था। इसमें 4 सिलसिला काफ़ी मशहूर हुए, जो कि प्रमुख माने जाते हैं, जो हैं चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी रियाज सिलसिला और नक्शबंदी। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती घराने के चौथे संत थे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे विक्रम एस नामक रॉकेट में किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए ठोस ईंधन, बी तरल ईंधन, सी क्रायोजेनिक ईंधन अथवा ऑप्शन डी सेमी क्रायोजेनिक ईंधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ठोस ईंधन। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारत के निजी क्षेत्र द्वारा विकसित विक्रम एस नामक पहले रॉकेट का प्रक्षेपण 12 से 16 नवंबर के बीच किया जाएगा। हैदराबाद के अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने हाल ही में ये घोषणा की। ये एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट इंजन होगा। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है, यानी मिशन प्रारंभ। इस मिशन के साथ स्काईरूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में रॉकेट का प्रक्षेपण करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन सकती है। इस तरह 2020 में निजी क्षेत्र के लोगों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के बाद ये एक नई शुरुआत होगी। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। किस एशियाई देश को 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबान देश के रूप में नामित किया गया है, यानी इसकी मेजबानी कौन करेगा? चलिए ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान अथवा ऑप्शन डी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी हमारा प्यारा भारत इसकी मेजबानी करेगा। भारत को 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि नई दिल्ली में इस टूर्नामेंट को आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत ने कभी भी पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप का आयोजन नहीं किया है।
लेकिन ये तीसरी बार होगा जब देश में महिलाओं की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 2006 और 2018 में नई दिल्ली में ही टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है। आयोजन की तारीखों का अभी ऐलान नहीं किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि तुर्की में आयोजित इस प्रतियोगिता के पिछले संस्करण में भारत ने 3 पदकों के साथ वापसी की थी, जिसमें निकहत जरीन का फ्लाईवेट वर्ग में स्वर्ण पदक भी शामिल था। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत से शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है, यानी भारत में किसको पहला स्थान मिला है? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी आईआईसी बेंगलुरु, अथवा ऑप्शन डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी आईआईटी दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी आईआईटी बॉम्बे को पहला स्थान मिला है भारत से। व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी क्वाक्वेरेली साइमंड्स की ओर से जारी की जाने वाली क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार आईआईटी बॉम्बे दक्षिणी एशिया का टॉप शैक्षणिक संस्थान है। रैंकिंग के अनुसार एशिया के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में 19 भारतीय संस्थान हैं। वहीं पूरी लिस्ट में भारत के 118 संस्थानों को जगह मिली है। अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर 760 एशियाई विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन कर यह रैंकिंग जारी की गई है। चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी पूरे 100 अंकों के साथ रैंकिंग में टॉप पर है। इंडियन ब्लैक हनी बी जो सुर्खियों में है की खोज 200 वर्षों बाद कहाँ हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी सुंदरबन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी यानी पश्चिमी घाट। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत के सुप्रसिद्ध बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट में हनी बी यानी मधुमक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है और इस क्षेत्र में यह खोज 200 वर्षों के बाद की गई है। यह मधुमक्खी प्रजाति पश्चिमी घाट की एंडेमिक है और इससे पहले इस प्रजाति के हनी बी की खोज 1798 में हुई थी। आपको बता दें कि लोगों को स्वस्थ रखने और इस संदर्भ में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने में मधुमक्खियों और अन्य पॉलिनेटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया है। और अगर भारत में भी देखें तो हाल के समय में देश के कृषि मंत्रालय द्वारा 5 राज्यों में 7 जगह हनी टेस्टिंग लैब और प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ भी किया गया है। अब अगर यहाँ देखें कि किस तरीके से प्रीलिम्स या मेंस के और सवाल बन सकते हैं, तो पहली बात यहाँ पर यह उठती है कि वेस्टर्न घाट का जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे पश्चिमी घाट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की क्या विशेषताएं होती हैं, उसके क्राइटेरियाज क्या होते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के, या जो 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हैं दुनिया में उसमें एक पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट के जो अलग अलग बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस की चीज़ें हैं और उसके दायरे में आने वाले महत्वपूर्ण नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उससे रिलेटेड सवाल बनाया जा सकता है। इसके साथ हमें ये भी समझना होगा कि बायो इंडिकेटर्स ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन के रूप में हनी बी काम करता है। यह इन्वायरमेंट में बायो मॉनिटरिंग का काम करता है, यानी जो भी पर्यावरणीय प्रदूषण है वो हनी बी के जरिए पता चलता है। तो इस तरीके से यह एक इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में अपनी भूमिका निभाती है। एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में इसे हनी बी कंजर्वेशन जो एफर्ट्स हैं भारत सरकार के, उससे जोड़ करके पढ़ा जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। जनजातीय गौरव दिवस देश भर में किस दिन मनाया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए 11 नवंबर, बी 15 नवंबर, सी 25 नवंबर या फिर डी 28 नवंबर। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय देश भर में स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भव्य तरीके से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। 15 नवंबर को देश भर के जनजातीय समुदायों के लिए भगवान के रूप में पूजनीय बिरसा मुंडा की जयंती है। पिछले साल सरकार ने वीर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। बिरसा मुंडा देश के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और श्रद्धेय जनजातीय नायक थे।
जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने जीवन काल में ही एक महान व्यक्ति बन गए, जिन्हें अक्सर भगवान कहा जाता है। उन्होंने जनजातियों से उलगुलान यानी विद्रोह का आह्वान किया और जनजातीय आंदोलन को संगठित करने के साथ नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने जनजातियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझने और एकता का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि मेन से रिलेटेड क्या सवाल बन सकता है, तो चूंकि यह वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और हमारे देश में ऐसे कई गुमनाम जनजातीय व्यक्तित्व हैं या फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से देश की आज़ादी और ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाने में अपनी भूमिका निभाई थी, तो उनकी भूमिकाओं से जुड़ा सवाल मॉडर्न इंडिया में पूछा जा सकता है। तो खासकर जो ट्राइबल मूवमेंट्स रहे हैं और जो ट्राइबल मूवमेंट्स की भूमिका रही है उसके बारे में यहाँ पढ़ा जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। हाल ही में किस सामाजिक धार्मिक समाज सुधारक के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका का 2 दिवसीय मंचन भारत के संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में कर्तव्य पथ पर संपन्न हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए केशव चंद्र सेन, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन रॉय या फिर डी ज्योतिबा फूले। इसका उत्तर है सी यानी राजा राम मोहन रॉय। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में नारी सम्मान विषय वस्तु पर आधारित युग पुरुष राजा राम मोहन रॉय नामक नृत्य नाटिका का मंचन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में कर्तव्य पथ पर संपन्न हुआ है। यह कार्यक्रम राजा राम मोहन रॉय की 250वीं जयंती के वर्ष भर चलने वाले समारोह का भी भाग है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में राजा राम मोहन रॉय की 250वीं जन्म जयंती के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 22 मई 2022 को यानी राजा राम मोहन रॉय के जन्म दिवस के अवसर पर साल भर चलने वाले इस समारोह का शुभारंभ किया था। राजा राम मोहन रॉय 22 मई 1772 को राधानगर बंगाल में पैदा हुए थे। उन्होंने भारत के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, जैसा कि हम सभी को पता है, और उन्होंने हमेशा आधुनिक और वैज्ञानिक सोच समझ को प्रोत्साहित किया। यानी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है इंडियन सोसाइटी में, उसको उन्होंने इनकरेज किया और इसीलिए तो वो भारत के सबसे बड़े धार्मिक सामाजिक सुधारक कहलाए, सबसे पहले पुनर्जागरण के अग्रदूत कहलाए। अगर हम मेंस की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय की जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, जो योगदान है, उस पर एक इंडिपेंडेंट सवाल मेंस में बनाया जा सकता है। जैसे नारी अधिकार के लिए पहली बार बात करने वाले ये स्वतंत्रता सेनानी या समाज सुधारक रहे, कृषि अधिकारों के लिए बात करने वाले पहले भारतीय, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करने वाले पहले भारतीय थे। जो ब्रिटिश पद हैं, उच्च पद, उनमें भारतीयों का जो उच्च पदों पर आसीन होने की मांग है उसको उठाने वाले पहले भारतीय थे। तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अलग अलग स्तरों पर निभाई। 1832 में राजा राम मोहन रॉय ने फ्रेंच मिनिस्टर को एक लेटर लिख करके कहा था कि पूरी दुनिया में जो भी पॉलिटिकल और कमर्शियल प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए एक कांग्रेस का गठन किया जाना चाहिए ग्लोबल लेवल पर, और उसी की परिणति हम लोग देखते हैं कि लीग ऑफ नेशंस बाद में स्थापित हुआ। तो राजा राम मोहन रॉय बहुत दूरगामी दृष्टि वाले थे और उन्होंने भारतीय समाज को तो नवजागरण और एक नई दिशा दी ही, उसके साथ साथ वो पूरे विश्व में जिस तरीके से समाज सुधार और धार्मिक सुधार की दशा दिशा थी उसको तय करने में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया है, किस वित्त वर्ष तक बना रहेगा? आपके ऑप्शंस हैं ए 2021-2022 से 2023-24 तक, बी 2021-22 से 2024-25 तक, सी 2021-22 से 2025-26 तक या फिर डी 2022-23 से 2025-26 तक। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को जारी रखा है और इस कार्यक्रम को 2 चरणों में लागू करने की सिफारिश की गई है। कार्यक्रम के पहले चरण को 858 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम में जो उप योजनाएं शामिल होंगी उनमें हैं अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम, बायोमास कार्यक्रम और बायोगैस कार्यक्रम। तो यहाँ पर अगर हम मेंस की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन ये उभर करके आता है कि इस समय पूरे भारत में और पूरे विश्व भर में भी जो नवीकरणीय ऊर्जा है
उसके उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है और सोलर एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस है। इसके साथ साथ जितने भी फॉर्म्स हैं नवीकरणीय ऊर्जा के, उन सबको प्रमोट करने के लिए ग्लोबल लेवल पर जो भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है या ग्लोबल ग्रीन ग्रिड है, तमाम ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का विकास किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर के मेंस में हम अपने आंसर में कोट कर सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझेदारी यानी इंटरनेशनल पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। खान मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश के कितने जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन का गठन हो गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 450, बी 553, सी 595 या फिर डी 622। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। खान मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश के 23 राज्यों के 622 जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन का गठन हो गया है, यानी डीएमएफ का गठन हो गया है। डीएमएफ की अवधारणा कैसे शुरू हुई थी अगर उसकी बात करें तो खान और खनिज विकास और विनियमन MMDR अधिनियम 1957 में संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी। इस संशोधित अधिनियम में अन्य बातों के साथ साथ सेक्शन 9B भी शामिल किया गया था, जो सभी जिलों में गैर लाभकारी निकाय के रूप में एक ट्रस्ट DMF को स्थापित करने का प्रावधान करती है। अगर हम बात करें कि जिला खनिज फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है, तो ये माइनिंग यानी खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के हितों और लाभ के लिए काम करता है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को DMF के तहत एकत्रित धन के माध्यम से लागू किया जा रहा है। अगर हम मेंस की बात करें तो माइनिंग सेक्टर जो है, जो कई प्रकार के कुप्रबंधन का भी शिकार रहा है, उसमें किस तरीके से बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, माइनिंग सेक्टर का जो अलग अलग लोगों पर प्रभाव पड़ता है और जिस तरीके से इस क्षेत्र के हितधारकों के लाभ प्रभावित होते हैं, उनको सही दिशा देने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स किए जाने जरूरी हैं। और देश भर में जब तक इनकी स्थापना नहीं हो जाती, अलग अलग जिलों में इनकी स्थापना नहीं हो जाती, तब तक किसी भी एक्ट में इस तरीके के जो प्रावधान किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा फलदायी साबित नहीं हो सकते। डोनी पोलो हवाई अड्डा जो सुर्खियों में रहा, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी मिजोरम। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में करने को मंजूरी दी है, जिसके चलते यह सुर्खियों में रहा। यह नाम अरुणाचल के लोगों की सूर्य यानी डोनी और चंद्रमा यानी पोलो के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा इस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत सरकार ने जनवरी 2019 में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी और इस परियोजना को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार के सहयोग से 646 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में जो बहुआयामी विकास या समावेशी विकास के लिए कार्य हो रहा है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है, उससे वहाँ पर इंसर्जेंसी और अन्य प्रकार के जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं उसमें कमी आने में मदद मिल सकती है। तो इस दृष्टिकोण से हम अपने उत्तर में, मेंस के उत्तर में इसको कोट कर सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में भारत सरकार के द्वारा एयर कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी और वाटर कनेक्टिविटी जैसे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह किस बात के लिए जाने जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए बेंगलुरु शहर के संस्थापक, बी विजयनगर साम्राज्य के शासक, सी शिवगंगा रियासत पर जीत हासिल करने वाले नायक, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में बेंगलुरु में श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया।
प्रधानमंत्री ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और पवित्र जल चढ़ाया। उन्होंने एक पौधा भी वहां लगाया। यह प्रतिमा बेंगलुरु के विकास में इस शहर के संस्थापक नाड प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदानों को याद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से प्रसिद्धि हासिल करने वाले राम वी सुतार द्वारा संकल्पित और गढ़ी गई इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का उपयोग किया गया है। गौरतलब है कि नाड प्रभु केम्पेगौड़ा 1537 में उन्होंने बेंगलुरु की स्थापना की थी। वह विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ऐसा कहा जाता है कि 15वीं सदी में उनका केम्पेगौड़ा परिवार तमिलनाडु के कांची से कर्नाटक आ गया और विजयनगर साम्राज्य का शासन संभाला। सन 1513 में केम्पेगौड़ा को पिता की विरासत को संभालने का अवसर मिला, जिसे वह काफ़ी आगे तक ले गए। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर लगभग 46 साल तक शासन किया और इसी दौरान केम्पेगौड़ा ने एक सुंदर शहर का निर्माण किया। ऐसा उल्लेख मिलता है कि बेंगलुरु शहर बसाने का विचार केम्पेगौड़ा को शिकार के दौरान आया था और केम्पेगौड़ा अपने मंत्री वीरन्ना और सलाहकार गिद्देगौड़ा के साथ शिकार पर गए थे। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा शहर बनाने के बारे में सोचा जहां किले, छावनी, मंदिर और कारोबार करने के लिए बड़ा बाजार हो। इस कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए केम्पेगौड़ा ने पहले शिवगंगा रियासत पर जीत हासिल की और बाद में डोमलूर को भी जीत लिया। बता दें कि डोमलूर पुराने बेंगलुरु एयरपोर्ट की सड़क पर स्थित है। केम्पेगौड़ा ने सन 1537 में बेंगलुरु किले का निर्माण किया और एक ऐसा शहर बसाया जो आज भी हमारे सामने है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। ई कुंभ पोर्टल, जिसे भारतीय राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए पर्यावरण जागरूकता से, बी निवेश के बेहतर वातावरण निर्माण से, सी एकाधिक भारतीय भाषाओं में ज्ञान का प्रसार से, या फिर डी गंगा सहित देश की प्रमुख नदियों की सफाई से। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 नवंबर 2022 को भुवनेश्वर के जयदेव भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें ओडिया भाषा में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की इंजीनियरिंग पुस्तकें, ओडिया भाषा में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा विकसित तकनीकी शब्दावली और ई कुंभ पोर्टल यानी कि एकाधिक भारतीय भाषाओं में ज्ञान का प्रसार भी शामिल है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। इंडिया वाटर वीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 1 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया गया। दूसरा, 7वें भारत जल सप्ताह में डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इजराइल और यूरोपीय संघ ने भाग लिया। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। भारतीय सभ्यता में जल जीवन में ही नहीं, जीवन के बाद की यात्रा में भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए सभी जल स्रोतों को पवित्र माना जाता है। लेकिन फिलहाल स्थिति पर नज़र डालें तो यह चिंताजनक लगती है। बढ़ती आबादी के कारण हमारी नदियों और जलाशयों की हालत बिगड़ रही है और गांव के तालाब सूख रहे हैं और कई स्थानीय नदियां विलुप्त हो गई हैं। इन सब के बारे में जागरूकता के प्रसार और वाटर लिटरेसी को बढ़ाने के लिए और खासकर वाटर कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए इंडिया वाटर वीक जैसे प्रोग्राम्स का उद्घाटन किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। 7वें भारत जल सप्ताह में डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इजराइल और यूरोपीय संघ ने भी भाग लिया। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। राफेल ग्रोसी जो सुर्खियों में हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुखिया हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए IMF, बी ILO, सी IAEA या फिर डी यूनिसेफ। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ने ईरान के हाइपरसोनिक बैलिस्टिक बनाने के दावों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ईरान के ये दावे अगर सही हैं तो इससे शांति को खतरा है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी ने हाल ही में ईरान द्वारा उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार यानी एनरिच्ड यूरेनियम में वृद्धि किए जाने की भी आशंका जताई थी।
साथ ही एजेंसी ने उसके अधिकारियों को ईरानी परमाणु संयंत्रों का दौरा करने और उनकी निगरानी करने की अनुमति नहीं देने के लिए ईरान की आलोचना भी किया। परमाणु अप्रसार विशेषज्ञों ने हाल के महीनों में चेतावनी दी है कि ईरान के पास फिलहाल 60% शुद्धता वाले उच्च संवर्धित यूरेनियम का इतना भंडार उपलब्ध है कि वह कम से कम एक परमाणु बम बना सकता है। यहाँ अगर हम मेंस की बात करें तो हमें एनपीटी के जो प्रावधान हैं यानी आईएईए की निगरानी में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स या अपना परमाणु कार्यक्रम जो रखना होता है उसके बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल डिसआर्मामेंट से जुड़े हुए मुद्दे में उसे कोट किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम।